बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली अभी रिसेंट में आपका फिजिकल का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित इस वीडियो में हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको आपके ऑफिशियल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को बच्चों पूरा एंड तक देखिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी जो आंसर्स रहेंगे उसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें। शुरुआत करेंगे। टाइमिंग 3 घंटे की हमारी, मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल यहाँ पे 70। अब देखो, वैसे तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो है वो सेक्शन नहीं बताए गए, लेकिन हम चाहे तो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन 30 होंगे। सेक्शन अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 4 कर सकते हैं। ए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए में क्या रहेगा, यानी कि हमने किया है, वैसे दिया नहीं आपके पेपर में। तो 1 मार्क्स के टोटल यहाँ पे 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 13 से 16 में 2 होंगे चित्र वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 2 नॉर्मल क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। 17 से 26 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इनमें 2 चित्र वाले होंगे और बाकी के जो क्वेश्चन उसमें आपको 2 में चॉइस यहाँ पे मिलने वाली है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 से 28, यानी सेक्शन डी कह सकते हो आप इसे। 5 अंक के क्वेश्चन होंगे। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 17 जो है 27, इसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स। तो बचा क्या, 28 में 33, तो 2 क्वेश्चन में इसमें भी आपको चॉइस है। मतलब बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, आप देख लेना। और वैसे भी इस पेपर के जो आपके 1 से लेके 23 क्वेश्चन नंबर तक, यानी कि एमसीक्यू 2 मार्क्स और 3 मार्क्स से आधे क्वेश्चन, इन सभी को बच्चों हमने पार्ट 1 में, ठीक है ना, पार्ट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक टॉप पे मिलेगा आपको पार्ट 1 लिख करके, उससे जाके आप जरूर विजिट करें, इन सभी क्वेश्चन को जरूर देखें। तो कल की वीडियो में हमने बच्चों जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर थे, जैसे कि मान लेते हैं अष्टांगियों का भाग कौन सा नहीं है, तो एकता इसका भाग नहीं है। सीडब्ल्यूएसएन के साथ विवाद करने वाले शिक्षक कौन होते हैं, तो बेसिकली इसके शिक्षक होते हैं। ओलंपिक मूल्य में शामिल नहीं है, तो व्यवहार इसमें शामिल नहीं। फिर खेलो इंडिया प्रोग्राम किस स्तर की योजना है, तो राष्ट्रीय स्तर की योजना है। पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ खेले गए, तो दिल्ली में खेले गए 2018। तो इस तरीके से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर थे, जिसमें 3 एमसीक्यू जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी बच्चों। क्या इस तरीके से आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता था अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 14, जो चित्र पर आधारित है। आपको चित्र से संबंधित उनके नाम को लिखना होगा बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आप यहाँ पे इजीली इसको समझ। हम चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। बेसिकली हम कहें तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो ठीक है, हम 24 से स्टार्ट करेंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम के घटकों को लिखिए, ठीक है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है सभी देख लेंगे, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर देख सकते हैं। 24 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, खेलो इंडिया प्रोग्राम के घटकों को लिखिए। देखिए टोटल जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इसमें जो घटक होते हैं वो होते हैं यहाँ आपके 12। तो इन 12 घटकों में से आपको 3 मार्क्स का है, तो कम से कम आपको 6 घटक तो उसमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं भाई कौन कौन से घटक हो जाएंगे। सबसे पहला घटक ये है कि खेल मैदान जो है इन सभी का विकास किया जाए, साथ ही साथ जो एथलीट्स हैं उन सभी में एक प्रतिभा की खोज करे और उनकी प्रतिभा को विकसित किया जाए, ठीक है। सेकंड यहाँ पे लिख देंगे कि वार्षिक लेवल पर जो खेलकूद प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं हर एक खेल की, उन सभी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। एवं राष्ट्रीय तौर पे या फिर किसी क्षेत्रीय तौर पे राज्य खेल अकादमियों की सहायता भी करता है, ताकि वो सभी खेल में जो एथलीट्स वगैरह हैं उनको भाग लेने में मदद कर सके। स्कूल लेवल पर जो बच्चे बेसिकली जाते हैं क्लास में, यानी कि स्कूल जाते हैं, उन सभी का शारीरिक लेवल पर विकास करना। एवं महिलाएं, दिव्यांग बच्चे, इन सभी के शारीरिक विकास के साथ साथ इन सभी में जो होता है ना कि एक आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ावा देना, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम की ये कुछ घटक होते हैं, इजिली आप इनको यहाँ से समझ भी सकते हो। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, द खेलो इंडिया प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग 12 कंपोनेंट्स, ठीक है। बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर सीधे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वेल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 25 की बात करते हैं, तो 3 मार्क्स से जो आपके क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन में बच्चों आपको चॉइस मिलने वाली है। बहुत बढ़िया बात है आप सभी के लिए। चलिए
25 की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन है सकारात्मक जीवन शैली की कोई 3 घटक लिखें, यानी कि आपके जो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है आपको इसके कोई 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे समझाने हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। टोटल देखिए पे मैं आपको 4 समझाने वाला हूँ, हमसे 3 पूछेगा, मैं आपको 4 समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो घटक है वो ये है स्वास्थ्यवर्धक आहार, यानी कि एक अच्छा पोषण सकारात्मक जीवन शैली का एक मुख्य घटक होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक अच्छा भोजन खाते हो, एक अच्छा खाना खाते हो, तो सिंपल सी बात है आपकी अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ताजे फल और ताजी जो सब्जियां हैं एवं साबुत अनाज, इन सभी में क्या होता है, कम वसा कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, स्वास्थ्यवर्धक आहार, ये सभी जो है वो तत्व शामिल होते हैं जो हमारे स्वास्थ्यवर्धक आहार को और ज्यादा अच्छा बना देते हैं। जैसे कि क्या करना चाहिए, हमें ताजे फल खाने चाहिए, हमें ताजी ताजी सब्जियां खाने चाहिए, ठीक है, हमें साबुत अनाज खाना चाहिए, ठीक है, ऐसे डेयरी उत्पाद खाने चाहिए जो कि जिसमें वसा कम पाई जाती हो। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ पहला हो गया। सेकंड है शारीरिक क्रियाशील गतिविधि। देखते हैं भाई इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अपने शरीर का जो वजन है, जो हमारा वेट है, उसको सामान्य बनाए रखने के लिए एवं वेट के हिसाब से शक्ति बनाए रखने के लिए और शरीर को सही बनाए रखने में, इन सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है शारीरिक क्रियाशील का गतिविधि होना। ठीक है, आगे तीसरा है तनाव प्रबंधन। ठीक है, तो बेसिकली देखो जब ज्यादा तनाव होता है, हमको बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, बहुत ज्यादा अवसाद होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा आपको जो है चिंताएं सताने लगती हैं, तो ऐसे में आपका वजन भी घटने लगता है, हृदय संबंधी कई बीमारियां आपके दिमाग में जन्म लेती हैं। ठीक है, ऐसे केवल ध्यान व शिथिलन की तकनीकों के द्वारा ही मतलब इसे जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। फिर चौथा है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि आप सभी को पता है यदि आप अपने आंख, कान, गला, बाल, दांत, जीभ आदि की सफाई एवं उचित देखभाल करते हो, तो इससे आपका जो जीवन है उसकी शैली काफी अच्छी हो जाती है। तो एक अच्छा खाना, ठीक है, वजन को सामान्य बनाए रखना, तनाव या चिंता वगैरह न करना एवं व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, ये सकारात्मक जीवन शैली के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंपल सा तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप हेल्दी डाइट के बारे में बताओगे, फिर फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डी आ जाएगा आपका पर्सनल हाइजीन के बारे में, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी में आपका जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है अष्टांग योग के किन्हीं 3 तत्वों का वर्णन करो। हमें पता है अष्टांग योग में कितने तत्व हैं, 8 हैं, तो हमें इनमें से किन्हीं 3 का यहाँ पे वर्णन करना है। आइए समझते हैं और वर्णन करते हैं। अष्टांग योग का अर्थ होता है बच्चों टोटल यहाँ पे 8 जो योग है उनका एक समूह बेसिकली, जिसमें से नंबर 1 पे यम आ जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग है कौन सा नहीं है, जैसे कि यम आ जाता है, फिर सेकंड पे जो है वो नियम आ जाता है, तीसरे पे आसन आ जाता है, चौथे पे प्राणायाम, पांचवे पे प्रत्याहार, छठे पे धारणा, सातवें पे ध्यान और आठवें पे आ जाता है बच्चों समाधि। ठीक है, तो इस तरीके से अष्टांग योग के ये 8 जो है वो अंग है, तत्व है। इसी में सबसे पहला आता है बच्चों यम। तो यम में क्या होता है, यम जो है इसमें बेसिकली 5 सिद्धांत होते हैं। ये सभी सिद्धांत एक ऐसी आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसका दुनिया में रहते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यानी कि यम क्या बेसिकली, यम यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि इसमें टोटल जो है वो कुछ ऐसी आचार संहिताएं ली गई हैं जिसका मनुष्य को पालन करना चाहिए। टोटल 5, जैसे कि अहिंसा अपनाओ, सत्य हमेशा बोलो, अस्तेय, ब्रह्मचार्य एवं अपरिग्रह। ठीक है ना, ये सभी यम के कुछ भाग हैं। फिर आ जाता है नियम। तो नियम जो है वो ये कहते हैं कि यदि हमें अपने आत्मा को सुधारना है तो ये हमारी आत्मा को सुधारने के कुछ नियम है, कुछ नियमावली है। जैसे कि हमें सोच के जितने भी तरीके हैं उनको छोड़कर जो एक सही तरीका उसको अपनाना चाहिए, हमें संतोष को अपनाना चाहिए। ठीक है, तब स्व अध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये सभी क्या है, ये सभी नियम के कुछ तत्व हैं। ठीक है, और आसन क्या है, तो सिंपल से भाई आसन जो है वो योग की कई सारी मुद्राएं होती हैं। चौथा है प्राणायाम, तो विभिन्न श्वसन तकनीकों का अभ्यास। प्राणायाम क्या है, श्वसन तकनीकों का अभ्यास होता है। जैसे कि 3 तरीके की होती है श्वसन तकनीकें, एक होती है पूरक, दूसरी होती है कुंभक और तीसरी होती है रेचक। तो पूरक में क्या होती है, आप सांस अंदर लेते हो, कुंभक में सांस को आप अंदर तक रोक के रखते हो और रेचक में आप जो है वो सांस को बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अष्टांग योग के जो 8 अंग है ये मतलब कि जो
आपको 4 लिखने थे, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम 3 ही लिखने हैं। मैंने आपको 4 बता दिए हैं और इतनी आसान तरीके से समझा भी दिए, है ना। इंग्लिश में आप देख सकते हो यम के बारे में, रूल्स के बारे में, आसन, प्राणायाम, तो इन सभी को आप इजीली यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 25। इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों अगला क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आखिरी है। इसमें पूछा गया है स्वास्थ्य आहार सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है, चर्चा की। यानी कि अभी हमने देखा था कि यदि आप स्वस्थ आहार लेते हैं तो आपका जीवन शैली बहुत अच्छी बन जाती है। तो अब हमें स्वस्थ आहार को थोड़ा यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले सकारात्मक जीवन शैली के नेतृत्व करने के लिए स्वास्थ्य आहार आवश्यक है। यानी कि यदि आपको सकारात्मक जीवन शैली अपनानी है, उसका जो मेन फंडा है वो स्वास्थ्यवर्धक आहार के तहत ही आता है। ठीक है, एवं स्वास्थ्य आहार जीवन शैली में हमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद इससे प्राप्त हो जाता है। ऐसे आहार में क्या होता है, बेसिकली शरीर को प्रदान करने के लिए विटामिन होते हैं, तो कुछ पोषक तत्व होते हैं, खनिजों की पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने की उनमें मदद भी करता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट है, इजीली आप इन्हें लिख दोगे। ठीक है, और वैसे भी ये तो आपको माइंड पे बेस्ड है, आप इजीली समझ सकते हैं। A healthy diet is one of the main components of the positive lifestyle। ये पॉइंट 3 आप लिख दें इजीली। ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स से हमारे जो क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो गए। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 27, ये बेसिकली है एमसीक्यू बेस्ड और आपसे दी गई जानकारी के आधार पे आपसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं वो क्या करेंगे, इस एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देने की क्वेश्चन के आंसर को देने की जरूर कोशिश करें, या तो लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पे सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, प्रथम जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो बेसिकली किस वर्ष आयोजित किए जाते थे। ठीक है, आपके ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो हमें बताना है प्रथम जो ओलंपिक खेल थे वो किस वर्ष आयोजित किए जाते थे। तो ऑप्शन ए बच्चों राइट हो जाएगा 776 ईसा पूर्व, यानी कि एडी में। इसके बाद है ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च जो शासी निकाय है ये कौन सा होता है। ठीक है, शासी निकाय की हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों का, सिंपल सी बात है कौन सा हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे देखेंगे हम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ हो जाएगा बेसिकली डी वाला। जहां तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा है पहला जो आधुनिक खेल था वो कहां पर आयोजित किए गए थे। तो आप सभी को पता है कहां पे आयोजित किए गए थे बच्चों, एंथेस में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहले आधुनिक खेल कहां पे आयोजित किए गए, एंथेस में। चौथा दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत में ओलंपिक आंदोलनों का शासी निकाय कौन सा है। ठीक है, भारत ओलंपिक संघ, भारत ओलंपिक खेल संघ, भारत ओलंपिक समिति, भारत ओलंपिक अकादमी। तो इस सभी का आप सभी को पता होगा सिंपल सा। यहाँ पे भारत में ओलंपिक आंदोलन की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे आखिरी आ जाता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत पदक जीता है। यानी कि होता है ना भाला फेंक टाइप में कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो खेल होता है बेसिकली इसमें ओलंपिक रजत पदक जीता है वो कौन है। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है, तो राइट आंसर बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम है, एस मीराबाई चानू। इन्होंने भारत के लिए भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत पदक भी जीता है। सिंपल सा आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी को जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, विच ईयर ऑफ फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, दैट इज 776, एंड सेकंड थर्ड यहाँ पे आ जाता है, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ से देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए अब आगे हमारे 5-5 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन। इन 3 में से बच्चों 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है। आइए समझते हैं क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन 28 कहता है सुयोग्यता क्या है तथा इसके अंगों की व्याख्या करो। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, सुयोग्यता बेसिकली यानी कि क्वालिफिकेशन जो है वो होती क्या है और इसके कुछ जो पार्ट्स हैं इसको आपको समझना। ठीक है, तो आइए समझते हैं भाई, सिंपल सा बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। देखो
सुयोग्यता, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसके बारे में, सुयोग्यता क्या होती है। तो सुयोग्यता क्वालिफिकेशन, ये एक ऐसी क्षमता होती है जो एक व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं संतुलित आजीविका का एक आदर्श रूप प्रदान करती है। क्या बताया सर, दोबारा समझो। सुयोग्यता क्या है? सिंपल सा एक ऐसी क्षमता है जिसमें एक व्यक्ति को स्वास्थ्य लेवल पर एवं संतुलित आजीविका के आदर्श के रूप में दिखाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति का केवल शारीरिक विकास ही नहीं, यानी कि सुयोग्यता के जरिए व्यक्ति का शारीरिक विकास भी होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास भी यहाँ को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये बता देंगे। इसके कुछ अंग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है शारीरिक क्रियाएं, यानी कि शारीरिक गतिविधियां। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य एवं बेसिकली शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है, शारीरिक गतिविधियों में भाग लेता है, तो सिंपल सी बात है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, वो काफी सक्रिय बन जाएगा। यह शरीर की विभिन्न प्रणालियों में स्वास्थ्य में सुधार, विकास, वृद्धि का आधार होती है शारीरिक गतिविधि। दूसरा है संतुलित भावनात्मक जीवन, यानी कि कई बार होता है ना कि हम कई बार कुछ ज्यादा हताश हो जाते हैं, कई बार ज्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार हम हार जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, कई बार छोटी मोटी खुशी मिलती है तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके अंदर की भावनाएं, आपके मनोवेग को व्यक्त करने के लिए एक सही लेवल तक वो आपकी मदद करती है सुयोग्यता। ठीक है, तीसरा है बच्चों बौद्धिक कल्याण या फिर सुयोग्यता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुयोग्यता सकारात्मक बौद्धिक रवैये का आधार है। यानी कि सुयोग्यता क्या है? वो एक पॉजिटिव लेवल पर आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं इसको दर्शाता है। बेसिकली ये हमारे व्यवहार, बुद्धि, सतर्कता, भविष्य और अंदर की सोच को बेहतर यहाँ पे बनाता है। सिंपल सा। फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों ऑप्शन मतलब पॉइंट 4 है आध्यात्मिक कल्याण या फिर सुयोग्यता, यानी कि आध्यात्मिक कल्याण। इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को नैतिकता की दृष्टि से अच्छा एवं नैतिक रूप से शांत बनाती है। यानी कि सिंपल सी बात है, एक होता है ना कि जैसे देश के लिए आपकी नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो ऐसे में आपके जो नैतिकता है, आपके अंदर जो ऐसी भावना है, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती है और बहुत ही शांत बनाती है, मजबूत भी बना देती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों व्यवसाय कल्याण। इसका मतलब क्या है? अलग पॉइंट है बेसिकली ये। इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति को एक कठिन कार्यकर्ता और ईमानदार से रोजी रोटी कमाने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि एक व्यक्ति जो है उसको होता है ना कि जब आप अच्छा यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन होती है, तो अब सिंपल सी बात है कि आपको कितना भी कठिन कार्य दे दिया जाए, आप करने के लिए राजी हो जाएंगे और आपको जो है ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने के अंदर से भावना आएगी। तो वो सभी किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है। ठीक है, फिर तनाव प्रबंधन मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे मानसिक तनाव को, हमारी चिंताओं को कम करने में मदद करती है, जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है, हमारे हार्मोन्स भी संतुलित रहते हैं। क्योंकि जब आपको ज्यादा गुस्सा आती है तो आपको लगता है कि मेरे अलावा आप कुछ है ही नहीं, तो आपके हार्मोन जो है बिगड़ने लगते हैं यहाँ पे इस एज, है ना। तो ये उन सभी को मैनेज करता है। सुयोग्यता क्या है आप समझ गए। सुयोग्यता के कौन कौन से अंग हैं? तो टोटल यहाँ पे देखिए मैंने आपको 6 अंग बताए हैं टोटल, पांचवा ये वाला है और छठा ये, इस तरीके से। ठीक है, वेल सेकंड क्वेश्चन है इसमें अथवा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परामर्शदाता की भूमिका का वर्णन करो। यानी कि एक जो काउंसलर है इसकी आपको एक यहाँ पे रोल बताना है जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं इसके लिए। ठीक है, वेल आप पहले यहाँ पे इंग्लिश में देख लो कि फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि कॉम्पिटेंस कह सकते हो या फिर क्वालिफिकेशन कह सकते हो। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल यहाँ पे ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। अब अथवा में जो क्वेश्चन था कि विशेष आवश्यकता वाले के लिए जो परामर्शदाता है इसकी भूमिका, तो देखिए ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल सिंपल से आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। परामर्शदाता यानी कि एक जो मोटिवेशन स्पीकर आप कह सकते हो, और ठीक है इस तरीके से। तो क्या होता है? सबसे पहला, परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर जो बढ़ जाती है। यानी कि ये जो परामर्शदाता है ये इन बच्चों के विकास में, इनकी वृद्धि में बहुत ही अहम योगदान निभाता है। दूसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही अपने लेवल की जो व्यक्तिगत शिक्षा है वो देना, साथ ही साथ उन्हें शैक्षणिक योग्यता समझाना, उनका भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना, साथ ही साथ सामाजिक तालमेल, ताकि वो सभी से अच्छे से बातचीत कर सकें, हर एक चीज को अच्छे से समझ सकें, एज्यूम कर सकें। वो सभी किसका कार्य होता है? परामर्शदाता का। परामर्शदाता उनकी स्थिति के अनुसार
एक सत्र आयोजित करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे विकलांग है, किस संबंध में, मान लेते हैं उसका एक पैर टूटा हुआ है, किसी की एक आंख खराब है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, तो ऐसे में उनसे संबंधित ऐसे ही कुछ कुछ आयोजन किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी विकलांगता के अकॉर्डिंग। ठीक है। परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चों के अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं कि पर्सनल लेवल पर बच्चों के लिए जो भी आयोजन किए जाते हैं उन सभी में परामर्शदाता ये तय करते हैं कि सभी अभिभावक अभिभावक जो हैं इन बच्चों के वो यहाँ पे आए और अपने बच्चों की प्रोग्रेस को देखें। ठीक है। परामर्शदाता विद्यालयों के जो अन्य शिक्षक हैं और उनके जो क्लास टीचर्स होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं इन सभी से परामर्श लेते हैं कि आप बताओ इस बच्चे के बारे में आपका क्या कहना है, आपने इस बच्चे को देखा है तो ये कैसे चलता है, कैसा व्यवहार है। तो ऐसे में उन सभी के साथ में मिलकर एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं ताकि जो एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है उससे बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो कि वो कहाँ किसी नरक टाइप में आ चुका है ना, ताकि वो अच्छे से अच्छे अपने तरीकों को विकसित कर सके। वेल, फिर जाता है अन्य विद्यालयों समाज के अन्य पेशों के विशेषज्ञ जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सक, मानव चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक आदि के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं इनकी सहायता करना। परामर्शदाता विद्यालय में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी समय समय पर पहचान करते हैं और उन्हें विशेष शिक्षा की योग्यता का निर्धारण भी यही करता है। बस हाँ, विशेष शिक्षा देने वाला व्यक्ति अलग होता है लेकिन उनका चयन करना, उनका निर्धारण करना इसी का कार्य है। सिंपल सा। ठीक है। तो एक परामर्शदाता की भूमिका एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए CWSN या फिर दिव्यांग कह सकते हो, इनके लिए ये विशेषण आ जाती है। रोल ऑफ कंसल्टेंट, ठीक है ना, रोल ऑफ कंसल्टेंट, इसके बारे में आप ये सभी पॉइंट यहाँ से इजीली लिख दोगे। टोटल आपको बस इतना ही आंसर इसके मतलब इतना ही आंसर इसमें लिखना है, सिंपल सा। ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के योग्यता क्या है, इसके अंगों की व्याख्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक परामर्शदाता की भूमिका क्या है, सिंपल सा। वेल, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों। 29 में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्य कार्य एवं इसकी भूमिका लिखो। आपको क्या करना है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके आपको कुछ मेन फंक्शंस लिखने हैं या फिर दोनों एक ही हैं, कार्य कह लो भूमिका कह लो, दोनों एक ही है। तो आइए समझते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे मैं आपको तकरीबन 7 से 8 जो पॉइंट है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, 7 से 8 नहीं बल्कि टोटल 9 पॉइंट बताने वाला हूँ, है ना, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ओलंपिक खेलों का आयोजन एवं उनके स्थल का निर्णय लेना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या करती है, ओलंपिक लेवल पर जो भी खेल खेले जाएंगे उनका तय करना कि वो कब खेले जाएंगे, कहाँ पे खेले जाएंगे, ये सब। दूसरा, खेल कार्यक्रमों के संयोजन और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करना, यानी कि खेल कार्यक्रम सही से हो सके उस खेल कार्यक्रम में कुछ मेजबान देशों के जो नेता होते हैं उनको आमंत्रित करना, उनके सदस्यों को चुनना इसी का कार्य होता है। यही बुलाती है कि कौन से लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रतियोगिता के लिए जितने भी नियम होती है वो सभी यही तैयार करती है। खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना एवं उनकी सहायता करना यही करती है। खेलो इंडिया में नैतिकता के साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करना है कि ये एक सेकेंड, हाँ, मतलब कि खेलों की बात की जा रही है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल के बारे में। तो खेलों में क्या होता है, नैतिकता के आधार पे जितने भी खेल होते हैं इनके माध्यम से युवाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी सहायता की जाती है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा खिलाड़ियों के सामाजिक एवं व्यवसाय के भविष्य एवं कल्याण के प्रयासों को यहाँ पे बढ़ावा भी दिया जाता है। ओलंपिक आंदोलनों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के ओलंपिक आंदोलनों में यदि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, कोई पक्षपात होता है, तो उसके विरुद्ध ये कार्य करती है और ये सुनिश्चित करती है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये खेलों के माध्यम से विभिन्न देशों की जो संस्कृति होती है एवं जो शिक्षाएं होती हैं इनको विकसित करती है, नागरिकों को और ज्यादा विकसित करती है। खेलों के सभी स्तरों पर चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, तो ऐसे में सभी स्तरों पर महिलाओं को और आगे बढ़ाने की सहायता करती है ताकि उन्हें और अच्छे से यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा सके, उनकी और अच्छी सहायता की जा सके। वो सभी की सभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। ठीक है। तो ये कुछ इसके यहाँ पे आपसे कार्य भूमिका पूछी गई थी, तो मैंने आपको सिंपल सा एकदम नॉर्मल वे में आपको यहाँ पे इजीली समझा भी दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश में बेसिकली मेन फंक्शंस ऑफ रोल ऑफ इंटरनेशनल कमेटी। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 रोल यहाँ पे आपने देख लिए एंड उसके बाद 2 से 3 रोल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक चॉइस यहाँ पे मिलने वाली है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, यौगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो यौगिक क्रियाओं का वर्णन अभी हम करेंगे, लेकिन यौगिक क्रियाओं से पहले हम करेंगे वर्णन यहाँ पे, नैतिक क्रिया क्या होती है, जल नैतिक क्रिया एवं इसकी लाभ बताओ। देखो नैतिक क्रिया क्या है एवं जल नैतिक प्रक्रिया से आप इसकी प्रक्रिया क्या होती है जल नैतिक की, और इसके लाभ क्या होते हैं, तो ये आपको समझाने, दोनों इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले हम समझते हैं भाई नेति क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, तो ध्यान से देखें नेति क्या होती है। और वैसे भी आपका जो पार्ट 1 का लिंक है ना, आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप यहाँ से जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके ऑफिशियल एग्जाम। देखिए नैति यह सटकर्म या फिर सफाई तकनीकों में से एक है, जिसमें नागरिक सॉरी जिसमें व्यक्ति जो है वो नासिका मार्ग की सफाई या फिर साइंस सिंचाई शामिल होती है। जल नैति दो प्रकार की होती है, जल नैति और दूसरी नहीं नहीं, जल नैति नहीं बल्कि केवल नैति की बात हो रही है, क्या? तो सिंपल से समझ लो पहले नैति क्या है। नैति यह सटकर्म या फिर सफाई की तकनीकों में से एक इसका अलग अंग है, ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति जो है वो नासिका मार्ग की सफाई सफाई करता है, या फिर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो वो साइंस की लैंग्वेज में सिंचाई करता है, किसकी, अपने नाक की, ठीक है, नासिका मार्ग की। अब ये जो यहाँ पे जल नहीं आएगा, केवल नैति आएगा। नैति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है जल नैति, एक होती है सूत्र नैति। तो हमें बताना है जल नैति की प्रक्रिया और इसके लाभ। आइए समझते हैं जल नैति। बेसिकली देखो जल नैति भारतीय युग तक बहुत ही प्राचीन योग तकनीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पानी की सफाई, यानी कि पानी के माध्यम से। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, आपका एक क्वेश्चन था यहाँ पे जिसमें आपको चित्र के माध्यम से बताना था। तो जल नैति जो वो कुछ इस तरीके से आपकी की जाती है। यहाँ पे मैंने बताया, देखो खा लिखा हुआ है नैति, यहाँ पे आपको ऐड करना है सिंपल सा जल नैति के बारे में, ठीक है, जल लिख देना, तो जल नैति आपकी ये प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसका आंसर। एक बार इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली, ठीक है, पानी की सफाई, इसमें क्या होता है, इसमें चिकित्सक नेटिपोर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि नमकीन पानी से नाक गुहा से बाहर निकाला जा सके, ठीक है, जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। बेसिकली देखो इसमें घोल बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच आपको नमक मिलाना है, और बेहतर परिणाम के लिए शुद्ध नैति नमक का उपयोग करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नैति पॉट एक पॉट होता है नैति का, इसमें नमक और पानी का घोल आपको डालना होगा, और टोंटी को किसी एक नथुने में लगाएं, रखें, यानी कि आपके जैसे आप सांस लेते हो, आपके नाक के पास में 2 छेद होते हैं इस तरीके से, तो एक में आपको क्या रखना है, उसको घोल को डालना है, एवं शंकु को नथुने में रखा जाना चाहिए, और कुछ जेंटल विस्ट की मदद से अच्छी तरह से अंदर की सील को कर देना चाहिए, एवं पानी को सीधे नथुने में बहने दें, और फिर अपने सिर से एक तरफ से झुका लें ताकि पानी दूसरे नथुने से बाहर निकल सके। इससे आपके दोनों नथुने, दोनों नाक की छेदों की सफाई हो जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने मुंह से सांस लें, आपको नाक से सांस नहीं लेनी है। इसके अलावा आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि जब पानी नथुने के बीच बह रहा हो तो आप ना तो सूंघें ना निगलें, अन्यथा आपको खांसी या गंभीर अनुभव हो सकते हैं। यानी कि जब पानी आपके नाक के नथुने में जा रहा हो तो आपको ना ही तो उसको सूंघना है, ना ही तो उसे निगलना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ही एक खतरनाक वाली खांसी हो सकती है। और फिर लिखेंगे अंतर विरोध के बारे में। इसका मतलब क्या है कि यदि आप लगातार इस प्रक्रिया को करते रहते हो तो नाक से खून भी बह सकता है, ठीक है। तो आपको जलनेति नहीं करनी है। जलनेति का अभ्यास विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है तभी करना है, आपको चिकित्सक की सहायता लेनी है। फायदा क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे फायदे बहुत से हैं भाई। कौन कौन से? सबसे पहला फायदा ये है कि एलर्जी की जो समस्या होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा सुधार आता है। अस्थमा जो रोगी हो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाक के बाद टपकने को खत्म करते हैं, यानी कि जैसे आपको जुकाम टाइप में होता है ना बहुत ज्यादा, जब आपकी नाक वगैरह टपकती रहती है, तो ऐसे में आपके जुकाम होने की प्रक्रिया को बहुत कम कर देता है, ठीक है। साइंटिस्ट या फिर पुराने साइंस संक्रमण को ये ठीक कर देता है। साथ ही साथ आम सर्दी के प्रतिरोध में सुधार करता है, अर्थात आम सर्दी से या आम सर्दी या तो इससे बचा जाता है या फिर बहुत ही कम अवधि कर दी जाती है। उसके बाद है
गंध की भावना में सुधार, यानी कि आपकी सूंघने की जो शक्ति होती है उसमें भी सुधार कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इजीली जल नैति क्या होती है और तकनीक इसकी क्या है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप तकनीक के बारे में लिखोगे इजीली तरीके से। बात करें इससे के फायदे की, तो ये सारे के सारे आप जो फायदे इसमें लिख देंगे। देन यहाँ पे नैति क्या होती है इंग्लिश में, जल नैति क्या होती है ये आप समझ गए। एक सेकंड, नैति आपको बताया था? हाँ बताया तो था, ठीक है। उसके बाद इसकी टेक्निक क्या है, तो टेक्निक के बारे में यहाँ से लेके ये पॉइंट आप सारे लिखोगे। देन सबसे आखिरी में इसकी बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। अभी यहाँ पे इसका जो एक क्वेश्चन और था जिसमें यौगिक क्रियाओं को हमें बताना था वो रह गया ना हमारा। देखिए अथवा में क्या था, यौगिक क्रियाओं का वर्णन। तो बेसिकली काफी छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में पूछा गया। टोटल आपको 5 किन्हीं जो नैतिक क्रियाएं हैं, इस यौगिक क्रियाएं, इसको आपको समझाना है। सबसे पहली नैतिक क्रिया बच्चों यौगिक क्रिया सबसे पहली नैतिक। सिंपल से पहले ये देख लो कि यौगिक क्रियाएं जो है वो हमारे शरीर के आंतरिक लेवल पर और बाहरी लेवल पर शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है। इससे हम षट कर्म की जो प्रक्रिया है ये भी कह सकते हैं, सिंपल सा, है ना। तो देखो नैति क्या होती है। नैति बेसिकली नासिका मार्ग को साफ एवं शुद्ध करने की प्रक्रिया, यानी कि नाक की जो नली होती है, इस नासिका मार्ग, इसको साफ एवं शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। दूसरी है धोती, ये हमारे खाने की जो नली होती है, पाचन तंत्र जो होता है, आहार नली, इसकी सफाई करने की प्रक्रिया होती है। आपको क्या करना है, बस इसी को सेंटेंस में फॉर्म कर देना पूरा का पूरा, सिंपल सा। फिर बारी आती है नौली की। तो अमाशय के अंगों की मालिश एवं सशक्तिकरण करने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आती है, किसकी, नौली के अंतर्गत। फिर आता है चौथा कपालभाति। तो कपालभाति जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीकी प्रक्रिया को यहाँ पे दर्शाया जाता है। फिर पांचवा आ जाता है बस्ती। बस्ती बेसिकली आंत जो होती है हमारी पाचन तंत्र के आसपास में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आंत को साफ एवं सुदृढ़ करने की जो तकनीक है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। छठा आ जाता है तो त्राटक। इसमें क्या होता है कि यदि आपको गहन ध्यान लगाना है, एकाग्रता विकसित करनी है, तो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नैति, धौती, नौली, कपालभाति, बस्ती और त्राटक तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को इजीली यहाँ पे इंग्लिश में भी रीड आउट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर था क्लास 11 के फिजिकल का, आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने बच्चों पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से उसे क्लिक करके जरूर देखें, जिससे, और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें। आप जितना ज्यादा लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा वीडियो बनाने का और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। फीडबैक में अपना कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।